क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग तो आगे बढ़ गया, लेकिन आपका शरीर अब भी कहीं अतीत में फंसा हुआ है? छोटी सी आवाज़ से दिल धड़कने लगता है, किसी की एक बात से पूरा दिन खराब हो जाता है, और रात में बिस्तर पर लेटकर भी नींद नहीं आती, जैसे कोई अदृश्य खतरा हर वक्त आपके आसपास मंडरा रहा हो। दोस्तों, ये सिर्फ ओवरथिंकिंग या कमज़ोरी नहीं है, ये आपके शरीर की वो चीख है जो आपका दिमाग शब्दों में नहीं बदल पाया। और आज हम इसी चीख को समझेंगे। आपका स्टोरीज ऑफ जिंदगी में दिल से स्वागत है दोस्तों। ये चैनल सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, ये चैनल उन सवालों के जवाब लाता है जो हम अक्सर खुद से पूछने की हिम्मत नहीं करते। और आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, वो शायद आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक राहत होगी, एक वैलिडेशन होगी। इस किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, और इसके लेखक हैं डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क। दोस्तों, ये किताब पिछले 40 सालों की न्यूरोसाइंस रिसर्च का निचोड़ है, और ये बताती है कि जब हम कोई गहरा इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा सहते हैं, चाहे वो बचपन में हो, किसी एक्सीडेंट में या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो सिर्फ हमारी यादों में नहीं रहता, वो हमारी मसल्स में, हमारी सांसों में, हमारे पेट के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम में जड़ पकड़ लेता है, और फिर वहीं से हमारी जिंदगी चलाने लगता है, बिना हमें बताए। लेकिन दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, ये सल्यूशन भी बताती है। ये बताती है कि जैसे शरीर ने वो दर्द पकड़ रखा है, वैसे ही शरीर के जरिए ही हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग देने वाली किताबें लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी नीचे जाकर स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई समझ और एक नई राहत लेकर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हीलिंग का सफर। आज का चैप्टर 1, रीडिस्कवरिंग ट्रॉमा, जब दर्द का कोई नाम नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इंसान की कहानी सुनाता हूं। इनका नाम था टॉम। टॉम एक वियतनाम वॉर वेटरन थे। जंग से लौटने के बाद वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी नौकरी थी, परिवार था, घर था, बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से टॉम हर रोज एक जंग लड़ रहे थे। रात में उन्हें बार बार वही खौफनाक सपने आते, जंग के मंजर, गोलियों की आवाजें, साथियों की चीखें। दिन में अचानक से कोई तेज आवाज, जैसे किसी कार का बैकफायर सुनते ही वो फुटपाथ पर लेट जाते, हाथ कांपने लगते, पसीना छूट जाता। उन्हें लगता जैसे वो फिर से वियतनाम में है, गोलियां चल रही हैं और उन्हें बचना है। टॉम को समझ नहीं आता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, दर्द को सुन्न करने के लिए, फिर नींद की गोलियां, फिर और दवाइयां, लेकिन दर्द जाता नहीं था। वो डॉक्टरों के पास गए, उन्हें बताया गया कि ये सब उनके दिमाग में है। उन्हें दवाइयां दी गईं, थेरेपी की, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि असल प्रॉब्लम क्या थी, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर वैन डर कोल्क बताते हैं कि टॉम की ये कहानी अकेले टॉम की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कोई गहरा ट्रॉमा झेला है। चाहे वो वॉर वेटरन हो, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कोई वुमन हो, बचपन में अब्यूज झेलने वाला कोई बच्चा हो, या कोई ऐसा शख्स जिसने एक भयानक एक्सीडेंट देखा हो। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सालों तक मेडिकल साइंस के पास इन लोगों के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि साइंस सिर्फ दिमाग देख रही थी और शरीर को भूल गई थी। 1970s के दशक में जब वैन डर कोल्क ने ट्रॉमा पर काम करना शुरू किया, तब तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का डायग्नोसिस भी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। जो सोल्जर्स जंग से लौटते थे, उन्हें शेल शॉक्ड या वॉर न्यूरोसिस कहकर खारिज कर दिया जाता था। जो महिलाएं रेप या अब्यूज का शिकार होती थीं, उन्हें हिस्टेरिकल कहा जाता था, और जो बच्चे घर में मारपीट या नेग्लेक्ट सहते थे, उन्हें बैड किड्स या हाइपर एक्टिव का लेबल देकर दवा खिला दी जाती थी। किसी ने ये नहीं पूछा इस इंसान के साथ क्या हुआ है, सब पूछते थे इस इंसान में क्या खराबी है। वैन डर कोल्क कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती थी। ट्रॉमा कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ट्रॉमा एक बायोलॉजिकल इंजरी है। ठीक वैसे ही जैसे पैर की हड्डी टूट जाए, वैसे ही ट्रॉमा में दिमाग का वो हिस्सा घायल हो जाता है जो हमें सेफ फील कराता है, जो हमें बताता है कि अब खतरा टल गया। और जब तक ये इंजरी ठीक नहीं होती, शरीर खतरे की स्थिति में ही रहता है, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन। जब 1980 में आखिरकार PTSD को एक ऑफिशियल डायग्नोसिस के रूप में स्वीकार किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी।
अब कम से कम लोगों के पास एक नाम था अपने दर्द के लिए। लेकिन वैन डर कोल कहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि डायग्नोसिस देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। असली सवाल तो ये था, ये ट्रॉमा ब्रेन और बॉडी में रहता कहाँ है और इसे ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, यही सवाल इस पूरी किताब की आत्मा है और अगले 18 चैप्टर्स में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, साइंटिफिकली भी और इमोशनली भी। हम समझेंगे कि ट्रॉमा हमारे दिमाग के 3 मेन हिस्सों अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रोकाज एरिया को कैसे बदल देता है। हम देखेंगे कि शरीर कैसे वो स्कोर रखता है जो दिमाग भूलना चाहता है। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि कैसे योगा, EMDR, न्यूरोफीडबैक, थिएटर और सिर्फ जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, इन सब के जरिए हम अपने शरीर को एक सेफ होम वापस बना सकते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले एक बात बहुत जरूरी है। अगर आप खुद किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो ये सफर थोड़ा इमोशनल हो सकता है। कुछ चीजें शायद आपको ट्रिगर करें, तो कृपया अपना ख्याल रखिए। जरूरत लगे तो वीडियो रोकिए, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और जब रेडी हो तब आगे बढ़िए। हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये एक स्लो जेंटल प्रोसेस है। अगले चैप्टर में हम सीधे ब्रेन के अंदर जाएंगे। दिस इज योर ब्रेन ऑन ट्रॉमा, जब दिमाग का अलार्म बंद ही नहीं होता। जानेंगे कि अमिगडाला क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे शटडाउन हो जाता है और क्यों आप लॉजिकली सोच नहीं पाते जब आप ट्रिगर्ड होते हैं। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 2, दिस इज योर ब्रेन ऑन ट्रॉमा, जब दिमाग का अलार्म बंद नहीं होता। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने टॉम की कहानी के जरिए समझा कि ट्रॉमा क्या होता है। एक ऐसी चोट जो दिखती नहीं लेकिन हर पल महसूस होती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? जब खतरा टल चुका होता है, जब जंग खत्म हो चुकी होती है, जब बचपन का वो दर्द सालों पीछे छूट चुका होता है, तो शरीर और दिमाग अब भी क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे खतरा अभी भी सामने खड़ा हो? इसका जवाब जानने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकना होगा। वैन डर कोल्क कहते हैं कि ट्रॉमा को समझने के लिए हमें दिमाग के 3 मेन प्लेयर्स को समझना होगा। पहला, अमिगडाला, जिसे हम खतरे का अलार्म कह सकते हैं। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम वॉच टावर या निगरानी टावर कह सकते हैं। और तीसरा, ब्रोकाज एरिया, जो हमारी बोलने की, शब्दों में बयां करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो ये तीनों हिस्से ड्रामेटिकली बदल जाते हैं और यही बदलाव हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। पहले बात करते हैं अमिगडाला की। अमिगडाला आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा आमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। 2 होते हैं, एक तरफ एक। इसका काम है खतरे को पहचानना और अलार्म बजाना। जैसे ही आपकी सेंसेस, आंख, कान, नाक कोई खतरे का सिग्नल देती हैं, अमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और आपके पूरे शरीर में एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है, खतरा, भागो, लड़ो या जम जाओ। ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है और ये बहुत जरूरी है। अगर जंगल में शेर सामने आ जाए तो हमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, अमिगडाला तुरंत अलार्म बजाएगा और हम भागेंगे। लेकिन ट्रॉमा में क्या होता है? वैन डर कोल कहते हैं कि ट्रॉमा के बाद अमिगडाला रीकैलिब्रेटेड हो जाता है। अब वो छोटे छोटे सिग्नल्स को भी जानलेवा खतरे की तरह पढ़ता है। कोई तेज आवाज, अलार्म बजा। कोई गुस्से वाला चेहरा, अलार्म बजा। कोई अचानक टच, अलार्म बजा। और जब अलार्म बजता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल भर जाते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मसल्स टेंस हो जाती हैं और ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, बिना आपकी कॉन्शियस परमिशन के। अब दूसरा प्लेयर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपके माथे के ठीक पीछे होता है और ये आपके दिमाग का अडल्ट इन द रूम है। इसका काम है सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करना, भविष्य की प्लानिंग करना और अमिगडाला को शांत करना। जब अमिगडाला कहता है खतरा, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है रुक, देखते हैं, ये तो सिर्फ कार का बैकफायर है, गोली नहीं। ये तो सिर्फ तेरी पत्नी ने थोड़ा जोर से बोल दिया, जान का खतरा नहीं है। लेकिन ट्रॉमा में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ये क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ब्रेन स्कैन्स में दिखता है कि जब किसी ट्रॉमेटाइज्ड इंसान को कोई ट्रिगर दिखाया जाता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लिटरली शट डाउन हो जाता है। उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एक्टिविटी गिर जाती है। और इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि जब आप ट्रिगर्ड होते हैं तो आप लॉजिकली सोच नहीं पाते, आप खुद को समझा नहीं पाते कि ये तो बस एक मेमोरी थी, अभी मैं सेफ हूं, क्योंकि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो ये समझा सकता था वो बंद पड़ा है और अमिगडला अकेला बिना किसी निगरानी के पूरे शरीर में हाहाकार मचा रहा है। और तीसरा प्लेयर ब्रोकाज एरिया, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी भाषा, हमारे शब्दों को कंट्रोल करता है। जब हम कोई एक्सपीरियंस शब्दों में बयां करते हैं तो ब्रोकाज एरिया एक्टिव होता है। लेकिन वैन डर कॉल्क ने ब्रेन स्कैन्स में एक शॉकिंग चीज देखी। जब कोई ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति अपने ट्रॉमा के बारे में सोचता है या बात करने की कोशिश करता है तो उसका ब्रोकाज एरिया डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब शब्द ही नहीं निकलते। यही वजह है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर कहते हैं, मुझे शब्द नहीं मिलते, मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। उनका दिमाग लिटरली उन्हें बोलने नहीं दे रहा। दोस्तों, ये 3 चेंजेस मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें इंसान लगातार खतरे में महसूस करता है, लॉजिकली सोच नहीं पाता और अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर पाता। और फिर सोसाइटी कहती है, मूव ऑन करो, इतनी पुरानी बात है, भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, ये मेमोरी नहीं है जो भूलने से चली जाए, ये तो दिमाग की वायरिंग ही बदल चुकी है। और बिना उस वायरिंग को समझे, बिना उसे ठीक किए, मूव ऑन करना नामुमकिन है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सब सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। द बॉडीज रिकॉर्ड, शरीर कैसे वो सारा स्कोर रखता है जो दिमाग भूलना चाहता है। क्यों आपकी कमर में हमेशा दर्द रहता है, क्यों आपका पेट हमेशा टाइट रहता है और क्यों आपकी सांसें कभी गहरी नहीं जाती। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ट्रॉमा दिमाग के 3 मेन हिस्सों को कैसे बदल देता है। लेकिन वैन डर कोल्क कहते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ट्रॉमा का सबसे गहरा असर दिमाग पर नहीं, शरीर पर पड़ता है। और शायद यही इस किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी मैसेज है, द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर वो हिसाब रखता है, वो स्कोर कार्ड रखता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड तो भूल गया, लेकिन हमारा भौतिक शरीर, हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां, हमारा गट कभी नहीं भूला। वैन डर कोल्क एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक पेशेंट थी जिनका नाम था नैन्सी। नैन्सी बचपन में बहुत सिवियर फिजिकल अब्यूज का शिकार हुई थी। अब वो 40 साल की थीं, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल थीं और बाहर से पूरी तरह नॉर्मल दिखती थीं। लेकिन उन्हें एक अजीब सी प्रॉब्लम थी। उनकी गर्दन और कंधों में हमेशा इतना तेज दर्द रहता था कि कभी-कभी वो अपना सिर भी घुमा नहीं पाती थी। उन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, मसाज, पेन किलर्स, कुछ काम नहीं आया। जब वैन डर कोल्क ने उनसे बात की तो उन्होंने एक कनेक्शन देखा। नैन्सी का बचपन का अब्यूज अक्सर पीछे से आता था। उनके पिता उन्हें पीछे से पकड़कर मारते थे और नैन्सी की बॉडी ने सालों तक एक परमानेंट डिफेंसिव पोस्चर बना ली थी। कंधे हमेशा ऊपर, गर्दन हमेशा स्टिफ, जैसे हर पल पीछे से हमले का इंतजार हो। ये कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं थी, ये उनकी बॉडी की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स थी जो कभी बंद ही नहीं हुई। उनका दिमाग भले ही थेरेपी में था, लेकिन उनकी बॉडी अब भी उसी खतरे में जी रही थी। दोस्तों, ये सिर्फ नैन्सी की कहानी नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके कंधे अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, जबड़ा टाइट हो जाता है, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये सब आपकी बॉडी का वो रिकॉर्ड है जो सालों से मेंटेन हो रहा है। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि ट्रॉमेटाइज्ड लोगों की बॉडी में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। उनकी मसल्स हमेशा टेंस रहती हैं, उनका ब्रीदिंग पैटर्न शैलो होता है, उनका पोस्चर कोलैप्स्ड या ओवरली रिजिड होता है और उनका डाइजेशन सिस्टम अक्सर खराब रहता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन गार्ड मोड में है। और जब शरीर खतरे की तैयारी कर रहा हो तो डाइजेशन जैसी चीजों को प्रायोरिटी नहीं मिलती। वैन डर कॉल्क एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटेरोसेप्शन, अपने शरीर की अंदरूनी सेंसेशंस को महसूस करने की क्षमता। जैसे मुझे भूख लगी है, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरा पेट टाइट हो रहा है। जो लोग ट्रॉमा से नहीं गुजरे वो ये सेंसेशंस फील कर सकते हैं और उनका सही मीनिंग निकाल सकते हैं। मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। लेकिन ट्रॉमेटाइज्ड लोगों में ये इंटेरोसेप्शन बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। या तो वो अपनी बॉडी की सेंसेशंस को बिल्कुल फील नहीं करते, वो सुन्न हो जाते हैं, या फिर वो हर सेंसेशन को खतरे की तरह इंटरप्रेट करते हैं। दिल तेज धड़का मतलब कुछ बुरा होने वाला है,
इसीलिए बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स को क्रॉनिक पेन, फाइब्रोमायल्जिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और क्रॉनिक फटीग जैसी बीमारियां होती हैं, जिनका कोई क्लियर फिजिकल कॉज नहीं मिलता। डॉक्टर्स टेस्ट्स करते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और कहते हैं सब ठीक है, शायद स्ट्रेस है। लेकिन वैन डर कॉल कहते हैं नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये शरीर की ट्रैप्ड मेमोरीज हैं जो फिजिकल सिम्टम्स बनकर बाहर आ रही हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक लॉयल गार्डियन है जिसने सालों तक आपको सर्वाइव कराने के लिए ये तरीके अपनाए। लेकिन अब जब खतरा टल चुका है तो उसे ये बताना होगा कि अब तुम आराम कर सकते हो, और ये कैसे करना है ये हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। अगले चैप्टर में हम गहराई से समझेंगे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। आपका नर्वस सिस्टम खतरे में कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्यों कुछ लोग हर वक्त भागने की कोशिश करते हैं जबकि कुछ बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 4 रनिंग फॉर योर लाइफ, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ट्रॉमा शरीर में कैसे बसता है, मसल्स में, सांसों में, पेट में। अब सवाल यह है, शरीर ये सब करता क्यों है? इसका जवाब छुपा है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS में। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो ट्रॉमा में पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, और यही वो सिस्टम है जिसे ठीक किए बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है। वैन डर कॉल समझाते हैं कि हमारा ANS हमारे शरीर का ऑटोमेटिक कंट्रोल सेंटर है। ये दिल की धड़कन, सांस, पाचन, टेम्परेचर सब कुछ कंट्रोल करता है बिना हमारी कॉन्शियस परमिशन के। और इसके 2 मेन ब्रांचेस होते हैं। पहला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्सेलरेटर है, गैस का पेडल। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ब्रेक है, आराम का पेडल। एक हेल्दी इंसान में ये दोनों एक बैलेंस में काम करते हैं। जब खतरा हो, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, और जब खतरा टल जाए, पैरासिम्पैथेटिक हमें शांत करता है। लेकिन ट्रॉमा में क्या होता है? वैन डर कॉल कहते हैं कि ट्रॉमा में ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो हर वक्त ऑन रहता है भले ही कोई खतरा ना हो, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, वो उसे शांत नहीं कर पाता। और इसी स्टेट को कहते हैं हाइपर विजिलेंस, लगातार चौकन्नापन। जैसे कोई हिरन जंगल में शेर की आहट सुनकर हर पल भागने को तैयार हो, वैसे ही एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान का शरीर हर पल खतरे की तैयारी में रहता है। अब ये हाइपर विजिलेंस दिखती कैसी है रोजमर्रा की जिंदगी में? आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने वो सीट चुनी जहां से पूरा डोर दिखता है, आपकी पीठ दीवार की तरफ है, आपको तेज आवाजों से चिढ़ है, आप भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको हर वक्त लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। रात को सोते वक्त आपका दिमाग बंद नहीं होता, वो हर छोटी आवाज पर अलर्ट हो जाता है। सुबह उठते हैं और पहले से ही थके हुए होते हैं क्योंकि आपका शरीर पूरी रात गार्ड ड्यूटी दे रहा था। वैन डर कॉल बताते हैं कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम की एक मेजरेबल फिजिकल स्टेट है। आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल क्रॉनिकली हाई है, और जब ये हार्मोन्स लगातार बने रहते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, आपकी नींद खराब करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और आपको दिल की बीमारियों, डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का ज्यादा रिस्क देते हैं। ट्रॉमा सिर्फ मानसिक नहीं है, ये एक फुल बॉडी डिजीज है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सब लोग हाइपर विजिलेंट नहीं होते। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम उल्टा रिएक्ट करता है, वो फाइट और फ्लाइट में नहीं जाते बल्कि फ्रीज में चले जाते हैं। ये वो स्टेट है जहां शरीर न लड़ सकता है न भाग सकता है, तो वो बिल्कुल शांत, सुन्न और जड़ हो जाता है। जैसे कोई पॉसम एक जानवर खतरे में मरा हुआ दिखने का नाटक करता है, वैसे ही ट्रॉमेटाइज्ड इंसान का शरीर कोलैप्स कर जाता है। और ये फ्रीज रिस्पॉन्स हाइपर विजिलेंस से कम खतरनाक नहीं है, बल्कि शायद ज्यादा ही है, क्योंकि ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अगले चैप्टर में हम इसी फ्रीज रिस्पॉन्स की गहराई में जाएंगे, द ग्रेट हॉल्ट, जब बॉडी ने हार मान ली। जानेंगे कि डॉर्सल वेगल स्टेट क्या है, डिसोसिएशन क्या है, और क्यों कुछ लोग जिंदा होते हुए भी अंदर से मरे हुए महसूस करते हैं। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 5 द ग्रेट हॉल्ट, जब बॉडी ने हार मान ली, द फ्रीज रिस्पॉन्स।
दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने फाइट और फ्लाइट की बात की। वो स्टेट जहां शरीर खतरे से लड़ने या भागने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस स्टेट की जो शायद और भी पेनफुल है और जिसे समझना और भी जरूरी है। ये स्टेट है फ्रीज, जड़ता, ठहराव, कोलैप्स। और ये उन लोगों की स्टेट है जिनका नर्वस सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड हो चुका है कि अब वो लड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। अब वो सिर्फ एक काम कर सकता है, बंद हो जाना। वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक है वेंट्रल वेगल कॉम्प्लेक्स। ये वो सिस्टम है जो हमें काम, कनेक्टेड और सेफ फील कराता है। जब आप किसी दोस्त के साथ हंस रहे होते हैं, जब आप किसी को गले लगा रहे होते हैं, जब आप शांति से खाना खा रहे होते हैं, तब ये सिस्टम एक्टिव होता है। इसे सोशल एंगेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन दूसरा है डॉर्सल वेगल कॉम्प्लेक्स, और ये सिस्टम बहुत पुराना है, एवोल्यूशनरली सबसे प्रिमिटिव। ये तब एक्टिवेट होता है जब खतरा इतना बड़ा हो कि ना लड़ा जा सके, ना भागा जा सके। जैसे किसी शिकारी के मुंह में फंसा शिकार। तब शरीर क्या करता है? वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, सांसें रुक रुक कर आती हैं, मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और दिमाग एक तरह की सुन्नता, एक डिस्कनेक्शन में चला जाता है। यही है डॉर्सल वेगल शटडाउन, और यही है ट्रॉमा का सबसे डेविस्टेटिंग रूप। दोस्तों, जो लोग बचपन में लगातार अब्यूज, निग्लेक्ट या किसी अनअवॉइडेबल टेरर का शिकार रहे हैं, उनका नर्वस सिस्टम अक्सर इसी डॉर्सल वेगल स्टेट में स्टक हो जाता है, क्योंकि बच्चा ना भाग सकता है, ना लड़ सकता है। उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, अंदर से मर जाना। और ये कोपिंग मैकेनिज्म जो बचपन में उसे सर्वाइव कराने के लिए आया था, बड़े होने पर उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। इस स्टेट में इंसान को क्या लगता है? उसे लगता है कि वो जिंदा नहीं है, वो एक फॉग में जी रहा है। उसे अपनी बॉडी की कोई सेंसेशन नहीं आती, ना दर्द, ना भूख, ना ठंड, ना गर्मी। वो फिजिकली वहां होता है, लेकिन इमोशनली और मेंटली कहीं और या कहीं नहीं। इसे ही कहते हैं डिसोसिएशन, अलगाव। और ये शायद ट्रॉमा का सबसे अकेला कर देने वाला लक्षण है, क्योंकि आप दुनिया में हैं, लोगों के बीच हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे आप और सबके बीच एक कांच की दीवार है। आवाजें आ रही हैं, लेकिन धीमी। लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा। वैन डर कॉल्क एक पेशेंट का जिक्र करते हैं जो उनसे कहती थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच में यहां नहीं हूं, जैसे मैं कहीं ऊपर से अपने शरीर को देख रही हूं। ये डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन है, और ये कोई पागलपन नहीं है। ये एक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्स है जो बहुत ज्यादा दर्द को हैंडल करने के लिए खुद को बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, सुन्न, खाली, जिंदा लाश जैसा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, और ये आपकी गलती नहीं है। ये आपके शरीर ने आपको बचाने के लिए किया था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने शरीर को बताएं, अब हम सेफ हैं, अब हम वापस आ सकते हैं। और ये कैसे करना है, ये हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे चाइल्डहुड स्कार्स की, बचपन के वो घाव जो दिखते नहीं लेकिन पूरी जिंदगी की नींव हिला देते हैं। द एस स्टडी और अटैचमेंट थियरी, ये समझना आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 6, चाइल्डहुड स्कार्स, बचपन के वो घाव जो दिखते नहीं। दोस्तों, अब तक हमने ट्रॉमा को समझा, दिमाग में, शरीर में और नर्वस सिस्टम में। लेकिन अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। ये टॉपिक है बचपन का ट्रॉमा। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि जो ट्रॉमा हम बचपन में सहते हैं वो किसी भी अडल्ट ट्रॉमा से ज्यादा गहरा और ज्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारा दिमाग और शरीर अभी डेवलप हो रहे होते हैं, और जब एक डेवलपिंग सिस्टम पर ट्रॉमा की चोट पड़ती है तो वो पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर ही बदल देती है। वैन डर कॉल्क एक बहुत फेमस रिसर्च का जिक्र करते हैं, द एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्टडी या ए स्टडी। 1990s में रिसर्चर्स ने 17,000 से ज्यादा लोगों पर एक स्टडी की। उन्होंने लोगों से 10 तरह के बचपन के एडवर्स एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, जैसे फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, निग्लेक्ट, माँ बाप का डिवोर्स, घर में किसी का नशा करना, घर में मेंटल इलनेस, घर में वायलेंस और माँ बाप का जेल जाना।
हर यस के लिए 1 पॉइंट और इस तरह हर व्यक्ति का एक ए स्कोर निकला। इस स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले थे। सबसे पहली बात, ये एक्सपीरियंसेस बहुत कॉमन थे। 2/3 से ज्यादा लोगों का ए स्कोर कम से कम 1 था और 12% लोगों का स्कोर 4 या उससे ज्यादा था। दूसरी और सबसे शॉकिंग बात, ये ए स्कोर और अडल्ट लाइफ में बीमारियों के बीच एक डायरेक्ट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप थी। मतलब जितना ज्यादा ए स्कोर उतना ज्यादा रिस्क हार्ट डिजीज का, कैंसर का, डायबिटीज का, डिप्रेशन का, सुसाइड का, अल्कोहलिज्म का, ड्रग अब्यूज का। यहां तक कि 6 या उससे ज्यादा ए स्कोर वाले लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 स्कोर वालों से 20 साल कम थी। 20 साल सिर्फ बचपन के ट्रॉमा की वजह से। दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये जिंदगियां हैं। और इस स्टडी ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि बचपन का ट्रॉमा सिर्फ बुरी यादें नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है जो शरीर में लगा रहता है और डेकेड्स बाद बीमारियों के रूप में फटता है। वैन डर कॉल्क आगे समझाते हैं अटैचमेंट थियरी। ये थियरी कहती है कि बच्चे अपने केयर गिवर्स, आमतौर पर माँ बाप के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो उनके पूरे नर्वस सिस्टम की नींव होता है। अगर केयर गिवर लविंग, रिस्पॉन्सिव और कंसिस्टेंट है तो बच्चा सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करता है। वो सीखता है कि दुनिया सेफ है, लोगों पर भरोसा किया जा सकता है और मैं प्यार के लायक हूं। लेकिन अगर केयर गिवर खुद अनप्रेडिक्टेबल है, डरावना है, निग्लेक्टफुल है या अब्यूसिव है तो बच्चा इनसिक्योर या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट डेवलप करता है। और ये अटैचमेंट स्टाइल बच्चे के अंदर एक टेम्पलेट बन जाती है जो आगे चलकर उसके हर रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। उसे लगता है लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, प्यार का मतलब दर्द है। और फिर बड़े होकर वो या तो ऐसे पार्टनर्स चुनता है जो उसकी इस बिलीफ को रीइंफोर्स करें या फिर वो इंटिमेसी से पूरी तरह भागता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बार बार एक जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस रहे हैं या आप किसी के करीब आने से डरते हैं या आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये आपका बचपन का टेम्पलेट है जो आपके दिमाग और शरीर में कोड हो गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेम्पलेट्स बदली जा सकती हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द लॉस ऑफ सेल्फ की, जब ट्रॉमा इतना गहरा हो कि आपको आईने में अपना चेहरा न दिखे। जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस कैसी खो जाती है और उसे वापस कैसे पाया जाए। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बचपन के ट्रॉमा और अटैचमेंट की बात की। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियल है, अपने सेल्फ का खो जाना। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि ट्रॉमा का एक सबसे डेविस्टेटिंग असर ये होता है कि इंसान अपने आप से, अपने शरीर से, अपनी पहचान से कट जाता है। और जब आप खुद से ही कट गए तो आप दुनिया से कैसे जुड़ेंगे? आप किसी और से प्यार कैसे करेंगे? आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। ये वो नेटवर्क है जो तब एक्टिवेट होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस बैठे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, यादें ताज़ा कर रहे हैं। यही नेटवर्क हमें हमारी सेल्फ का एहसास कराता है। लेकिन ट्रॉमेटाइज्ड लोगों के ब्रेन स्कैन्स में वैन डर कॉल्क ने देखा कि उनका DMN ठीक से काम नहीं करता। कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लगातार खतरे की निगरानी कर रहे हैं, और कुछ पार्ट्स जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन से जुड़े हैं वो बिल्कुल शट डाउन है। इसका नतीजा क्या होता है? इंसान को अपने शरीर की सेंसेशंस का पता नहीं चलता। उसे नहीं पता कि वो भूखा है, प्यासा है, थका है या ठंड लग रही है। उसे अपनी इमोशंस का पता नहीं चलता कि मैं गुस्सा हूं या डरा हुआ या उदास, पता नहीं। और उसे अपनी ज़रूरतों का पता नहीं चलता कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मुझे नहीं पता। वैन डर कॉल्क एक पेशेंट का जिक्र करते हैं जिनका नाम था मैरिलिन। मैरिलिन बचपन में बहुत सीवियर सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुई थी और बड़े होने पर वो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनी बाहर से, लेकिन अंदर से उन्हें लगता था कि वो नथिंग है। एक बार थेरेपी में वैन डर कॉल्क ने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, आपके पैर कैसे फील कर रहे हैं अभी? और मैरिलिन चुप हो गई। उन्होंने बहुत देर तक सोचा और फिर बोली कि मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैर महसूस ही नहीं होते। उन्हें अपने ही शरीर से इतना डिस्कनेक्शन था कि वो अपने पैरों की मौजूदगी भी फील नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, ये कोई रेयर केस नहीं है। बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स इसी तरह जीते हैं। वो अपने शरीर में नहीं रहते, वो कहीं ऊपर छत की तरफ अपने शरीर को देख रहे होते हैं।
और इस डिस्कनेक्शन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप अपनी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स ही नहीं सुनाई देते तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सिचुएशन आपके लिए खतरनाक है? कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आपको हार्म कर रहा है? और इसीलिए बचपन में अब्यूज हुए लोग अक्सर बड़े होकर फिर से अब्यूज का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल अलार्म सिस्टम ही बंद पड़ा है। लेकिन वैंडर कॉल कहते हैं कि ये डिस्कनेक्शन परमानेंट नहीं है और हीलिंग की शुरुआत होती है अपने शरीर में वापस आने से, अपनी सांसों को महसूस करने से, अपने पैरों को जमीन पर टिका हुआ फील करने से, अपने दिल की धड़कन को सुनने से। और ये करना कैसे है, ये हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, आपका शरीर आपका है और उसमें वापस आने का रास्ता मौजूद है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक और बहुत कंफ्यूजिंग और पेनफुल सिम्टम की, हिडन इन प्लेन साइट, द ड्रामा ऑफ द स्टक ब्रेन। जब पुराना और नया, अतीत और वर्तमान सब एक हो जाता है। इमोशनल फ्लैशबैक्स क्या है और क्यों एक छोटी सी बात बचपन जितना बड़ा रिएक्शन ले आती है? तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ट्रॉमा कैसे हमें खुद से ही काट देता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिम्टम की जो शायद सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे पेनफुल है, और वो है द स्टक ब्रेन, अटका हुआ दिमाग। वैंडर कॉल कहते हैं कि ट्रॉमा का एक सबसे बड़ा कारनामा ये है कि ये हमारे दिमाग की टाइम कीपिंग एबिलिटी को खराब कर देता है। एक हेल्दी दिमाग जानता है कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, लेकिन ट्रॉमाटाइज दिमाग नहीं जानता। उसके लिए पास्ट कभी पास्ट नहीं बनता, वो हर पल प्रेजेंट में घुसाता है, बिना वार्निंग, बिना इन्विटेशन के। इसी को कहते हैं इमोशनल फ्लैशबैक। अब फ्लैशबैक का मतलब सिर्फ वो विजुअल सीन नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरा एक्सीडेंट या पूरा अब्यूज वापस आंखों के सामने घूम गया। इमोशनल फ्लैशबैक उससे कहीं ज़्यादा सटल और कहीं ज़्यादा कॉमन है। इसमें विजुअल्स नहीं आते, बल्कि फीलिंग्स आती हैं। वही टेरर, वही हेल्पलेसनेस, वही शेम, वही रेज जो आपने ओरिजिनल ट्रॉमा के दौरान फील की थी, वो अचानक बिना किसी क्लियर ट्रिगर के आपको घेर लेती हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। आपको लगता है कि ये फीलिंग्स अभी की हैं, इसी सिचुएशन की हैं, जबकि असल में वो आपके अतीत की हैं। वैंडर कॉल एक पेशेंट का एग्जाम्पल देते हैं। एक महिला थी जो ऑफिस में एक मामूली सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलने पर पूरी तरह से टूट जाती थी। उन्हें लगता कि वो बिल्कुल बेकार हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो किसी काम की नहीं। बाद में थेरेपी में पता चला कि ये रिएक्शन उस क्रिटिसिज्म की नहीं थी, ये रिएक्शन उनके बचपन की थी, जब उनके पिता उन्हें लगातार डांटते थे और कहते थे कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ऑफिस का क्रिटिसिज्म बस एक ट्रिगर था, एक चाबी थी जिसने बचपन का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन उस महिला को पता ही नहीं चला कि वो दरवाज़ा खुला है। उसे बस इतना लगा कि वो अचानक से बेकार और डरी हुई महसूस करने लगी है। दोस्तों, ये इमोशनल फ्लैशबैक्स बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं। अगर आपको विजुअली फ्लैशबैक आए तो कम से कम आप जानते हैं कि ये मेमोरी है, लेकिन इमोशनल फ्लैशबैक में आपको लगता है कि ये रियलिटी है। आप सोचते हैं मैं सच में बेकार हूँ, लोग सच में मुझे छोड़ देंगे, ये सिचुएशन सच में खतरनाक है, और आप उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, गुस्से से, डर से या पूरी तरह से बंद होकर। और बाद में जब फ्लैशबैक उतरता है तो आपको शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैं कितना ओवर रिएक्ट करता हूँ। वैंडर कॉल कहते हैं कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पर जो अभी नहीं हो रही। आप रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज़ पर जो 10, 20 या 30 साल पहले हुई थी, और आपका दिमाग अपनी बदली हुई वायरिंग की वजह से दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रहा। इस स्टक ब्रेन का एक और पहलू है बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करना। वैंडर कॉल बताते हैं कि बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स अनकॉन्शियसली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो उनके ओरिजिनल ट्रॉमा से मिलती जुलती हैं। क्यों? फ्रॉइड ने इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहा था, लेकिन वैंडर कॉल का एक्सप्लेनेशन अलग है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है कि हमें दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा अचेतन मन उस पुरानी सिचुएशन को फाइनली सॉल्व करना चाहता है। वो उसी सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करता है, इस उम्मीद में कि इस बार एंडिंग अलग होगी, इस बार हम जीतेंगे। लेकिन बिना अवेयरनेस के हम वही एंडिंग रिपीट कर देते हैं।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बार बार एक जैसी टॉक्सिक जॉब्स, एक जैसे अब्यूजिव पार्टनर्स या एक जैसे पेनफुल सिचुएशंस में फंस रहे हैं, तो ये समझिए कि शायद आपका दिमाग पास्ट में अटका हुआ है और प्रेजेंट में उसे दोहरा रहा है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि इस सब के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा छिन जाती है वो है बोलने की क्षमता, द अनस्पीकेबल ट्रूथ, जब जुबान साथ छोड़ दे। क्यों ट्रॉमा के बारे में बात करना इतना मुश्किल है और इसका न्यूरो साइंस क्या है? तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 9 द अनस्पीकेबल ट्रूथ, जब जुबान साथ छोड़ दे। दोस्तों, अब तक हमने ट्रॉमा के बहुत सारे लक्षण देखे, हाइपर विजिलेंस, फ्रीज, इमोशनल फ्लैशबैक्स, डिस्कनेक्शन। लेकिन एक चीज और है जो लगभग सभी ट्रॉमा सर्वाइवर्स में कॉमन है, और वो है बोल न पाना। अपने ट्रॉमा के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने अंदर चल रही उथल पुथल के बारे में शब्द न निकल पाना। वैन डर कॉल कहते हैं कि ये कोई शाइनेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल की कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हमने चैप्टर 2 में ब्रोकाज एरिया की बात की थी, दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा, शब्द और बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। वैन डर कॉल्क ने ब्रेन स्कैन्स में बार बार देखा कि जब कोई ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति अपने ट्रॉमा के बारे में सोचता है या बात करने की कोशिश करता है तो उसका ब्रोकाज एरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा ही बंद हो जाता है जो शब्द निकालता, और इसके उलट दिमाग का वो हिस्सा जिसे ब्रॉडमैन एरिया 19 कहते हैं, जो विजुअल इमेजेस प्रोसेस करता है, वो वाइल्डली एक्टिव हो जाता है। मतलब जब ट्रॉमा सर्वाइवर अपने ट्रॉमा के बारे में बात करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों, सेंसेशंस और फीलिंग्स में डूब जाता है और शब्द गायब हो जाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर कहते हैं, मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है, या फिर वो बहुत फ्रैगमेंटेड, बिखरी हुई कहानी सुनाते हैं जिसमें कोई क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंड नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग उस एक्सपीरियंस को एक कोहेरेंट नैरेटिव में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया है। ट्रॉमा एक केओटिक, जम्बल्ड सेंसरी एक्सपीरियंस की तरह स्टोर होता है, ना कि एक लीनियर स्टोरी की तरह। वैन डर कॉल कहते हैं कि यही चीज ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ज्यादातर थेरेपीज इस अजम्पशन पर चलती हैं कि अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान करो और रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग का वो हिस्सा ही बंद हो जाए जो शब्द निकालता है, तो बात करना कैसे पॉसिबल है? और यही वजह है कि बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स को टॉक थेरेपी से कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि कई बार तो बात करने की कोशिश उन्हें और रीट्रॉमेटाइज कर देती है, क्योंकि वो शब्दों के जरिए प्रोसेस नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ उसी पेन को दोबारा जी रहे हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? वैन डर कॉल कहते हैं कि अगर ट्रॉमा शब्दों से परे है तो हीलिंग भी शब्दों से परे होनी चाहिए। और यही है वो पॉइंट जहां से इस किताब का दूसरा उम्मीद भरा हिस्सा शुरू होता है। हमें उन तरीकों की जरूरत है जो दिमाग के उन हिस्सों तक पहुंचे जो शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से, लय से, स्पर्श से, सांसों से कम्युनिकेट करते हैं। और यही है द पाथ टू रिकवरी। अगले चैप्टर से हम हीलिंग की इस राह पर कदम रखेंगे, जानेंगे कि रिकवरी कैसे शुरू होती है, सिर्फ एक सेफ रिलेशनशिप से, एक सेफ स्पेस से। द पाथ टू रिकवरी, ठीक होने की असली शुरुआत। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 10 द पाथ टू रिकवरी, ठीक होने की असली शुरुआत। दोस्तों, पिछले 9 चैप्टर्स में हमने ट्रॉमा की गहराई को समझा, दिमाग में, शरीर में, नर्वस सिस्टम में, बचपन में। और शायद ये सब सुनकर आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन अब हम किताब के दूसरे सबसे उम्मीद भरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह हिस्सा है हीलिंग, ठीक होने का। और वैन डर कॉल कहते हैं कि हीलिंग की शुरुआत किसी दवा से, किसी टेक्निक से, किसी जादुई इलाज से नहीं होती। हीलिंग की शुरुआत होती है एक सेफ रिलेशनशिप से। वैन डर कॉल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रॉमा इंसान को आइसोलेट कर देता है। उसे लगता है कि वो अकेला है, कोई उसे समझ नहीं सकता, और शायद वो इतना डैमेज्ड है कि उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसीलिए हीलिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है किसी ऐसे इंसान का मिलना जो आपको सुने, समझे और बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करे। ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, या कोई सपोर्ट ग्रुप भी। लेकिन एक सेफ, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ये हीलिंग की नींव है।
वैंडरकोल कहते हैं कि हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे लोगों के नर्वस सिस्टम से को रेगुलेट होता है। जब एक बच्चा रो रहा होता है और माँ उसे गोद में लेके शांत करती है, तो वो सिर्फ इमोशनली कंफर्ट नहीं कर रही, वो बच्चे के नर्वस सिस्टम को फिजिकली रेगुलेट कर रही है। उसकी धड़कन, उसकी सांसें, उसकी आवाज़ सब मिलकर बच्चे के अंदर सेफ्टी का सिग्नल भेज रही हैं। और यही को रेगुलेशन ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। एक शांत, सेंटर्ड और कंपैशनेट इंसान की मौजूदगी ये अपने आप में एक थेरेपी है। इसके बाद वैंडरकोल एक और ज़रूरी शिफ्ट की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड टू यू? तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सवाल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम में क्या खराबी है, की जगह लेना चाहिए। ज़्यादातर ट्रॉमा सर्वाइवर्स को लगता है कि उनमें ही कोई कमी है, वो कमज़ोर हैं, वो टूट चुके हैं, वो बिगड़ चुके हैं। लेकिन वैंडरकोल कहते हैं नहीं, आप टूटे नहीं हैं। आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसने आपकी बायोलॉजी बदल दी, और बायोलॉजी बदली जा सकती है। आप बीमार नहीं हैं, आप इंजर्ड हैं, और इंजरी हील हो सकती है। वैंडरकोल एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, विंडो ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता की खिड़की। हर इंसान की एक रेंज होती है जिसमें वो इमोशनली रेगुलेटेड रह सकता है। इस विंडो के अंदर हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉमा इस विंडो को बहुत नैरो कर देता है। छोटी सी चीज हमें विंडो से बाहर फेंक देती है, या तो हाइपर अराउजल यानी घबराहट, गुस्सा, पैनिक, या हाइपो अराउजल यानी सुन्नता, फ्रीज और कोलैप्स। और हीलिंग का एक बड़ा गोल है इस विंडो को धीरे धीरे एक्सपैंड करना, ताकि आप बिना डिसोसिएट हुए, बिना ओवरवेल्म्ड हुए, ज्यादा से ज्यादा फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को टॉलरेट कर सकें। दोस्तों, अब से लेकर आगे के चैप्टर्स में हम एक एक करके उन सब टूल्स और टेक्निक्स को जानेंगे जो इस विंडो को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। योगा, EMDR, न्यूरोफीडबैक, थिएटर, IFS, ये सब वो रास्ते हैं जो शरीर और दिमाग को फिर से जोड़ते हैं। अगले चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे योगा से, फाइंडिंग योर बॉडी। जानेंगे कि कैसे योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आपके शरीर में वापस आने का और खुद से दोबारा दोस्ती करने का एक पावरफुल तरीका है। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले 9 चैप्टर्स में हमने ट्रॉमा की गहराई को समझा, दिमाग में, शरीर में, नर्वस सिस्टम में, बचपन में। और शायद ये सब सुनकर आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा। लेकिन अब हम किताब के दूसरे सबसे उम्मीद भरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ये हिस्सा है हीलिंग, ठीक होने का। और वैंडरकोल कहते हैं कि हीलिंग की शुरुआत किसी दवा से, किसी टेक्निक से, किसी जादुई इलाज से नहीं होती। हीलिंग की शुरुआत होती है एक सेफ रिलेशनशिप से। वैंडरकोल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रॉमा इंसान को आइसोलेट कर देता है। उसे लगता है कि वो अकेला है, कोई उसे समझ नहीं सकता, और शायद वो इतना डैमेज्ड है कि उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसीलिए हीलिंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है किसी ऐसे इंसान का मिलना जो आपको सुने, समझे और बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करे। ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, या कोई सपोर्ट ग्रुप भी। लेकिन एक सेफ, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ये हीलिंग की नींव है। वैंडरकोल कहते हैं कि हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे लोगों के नर्वस सिस्टम से को रेगुलेट होता है। जब एक बच्चा रो रहा होता है और माँ उसे गोद में लेकर शांत करती है, तो वो सिर्फ इमोशनली कंफर्ट नहीं कर रही, वो बच्चे के नर्वस सिस्टम को फिजिकली रेगुलेट कर रही है। उसकी धड़कन, उसकी सांसें, उसकी आवाज़ सब मिलकर बच्चे के अंदर सेफ्टी का सिग्नल भेज रही हैं। और यही को रेगुलेशन ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। एक शांत, सेंटर्ड और कंपैशनेट इंसान की मौजूदगी ये अपने आप में एक थेरेपी है। इसके बाद वैंडरकोल एक और ज़रूरी शिफ्ट की बात करते हैं, व्हाट हैपेंड टू यू? तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सवाल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम में क्या खराबी है, की जगह लेना चाहिए। ज़्यादातर ट्रॉमा सर्वाइवर्स को लगता है कि उनमें ही कोई कमी है, वो कमज़ोर हैं, वो टूट चुके हैं, वो बिगड़ चुके हैं। लेकिन वैंडरकोल कहते हैं नहीं, आप टूटे नहीं हैं, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसने आपकी बायोलॉजी बदल दी, और बायोलॉजी बदली जा सकती है। आप बीमार नहीं हैं, आप इंजर्ड हैं, और इंजरी हील हो सकती है। वैंडरकोल एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, विंडो ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता की खिड़की। हर इंसान की एक रेंज होती है जिसमें वो इमोशनली रेगुलेटेड रह सकता है। इस रेंज के अंदर हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉमा इस रेंज को बहुत नैरो कर देता है।
छोटी सी चीज हमें विंडो से बाहर फेंक देती है, या तो हाइपर अराउजल, घबराहट, गुस्सा, पैनिक, या हाइपो अराउजल, सुन्नता, फ्रीज, कोलैप्स। और हीलिंग का एक बड़ा गोल है इस रेंज को धीरे धीरे एक्सपैंड करना, ताकि आप बिना डिसोसिएट हुए, बिना ओवरवेल्म्ड हुए, ज्यादा से ज्यादा फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को टॉलरेट कर सकें। दोस्तों, अब से लेकर आगे के चैप्टर्स में हम एक एक करके उन सब टूल्स और टेक्निक्स को जानेंगे जो इस रेंज को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। योगा, EMDR, न्यूरोफीडबैक, थिएटर, ये सब वो रास्ते हैं जो शरीर और दिमाग को फिर से जोड़ते हैं। अगले चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे योगा से, फाइंडिंग योर बॉडी। जानेंगे कि कैसे योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आपके शरीर में वापस आने का और खुद से दोबारा दोस्ती करने का एक पावरफुल तरीका है। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 11, फाइंडिंग योर बॉडी, योगा और बॉडी अवेयरनेस का जादू। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हीलिंग की शुरुआत एक सेफ रिलेशनशिप से होती है, लेकिन वैन डर कॉल कहते हैं कि एक और रिलेशनशिप है जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है आपके खुद के शरीर के साथ रिलेशनशिप। क्योंकि ट्रॉमा ने आपको आपके शरीर से काट दिया है। आपका शरीर अब एक एनिमी की तरह लगता है, एक ऐसी जगह जहां दर्द, डर और बेबसी बसती है। और जब तक आप अपने शरीर में वापस नहीं आते, तब तक कोई भी हीलिंग इनकम्प्लीट रहेगी। और यहीं पर वैन डर पॉल्क एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी पावर को मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब जाकर समझ पाई है, योगा। वैन डर कॉल्क ने खुद एक स्टडी की जिसमें उन्होंने क्रॉनिक PTSD से जूझ रही महिलाओं को योगा सिखाया, और नतीजे चौंकाने वाले थे। सिर्फ 10 हफ्तों की वीकली योगा क्लास के बाद उन महिलाओं के PTSD सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट कमी आई। वो बेहतर सो पा रही थीं, कम ट्रिगर्ड हो रही थीं, और सबसे जरूरी, वो अपने शरीर में ज्यादा सेफ फील कर रही थीं। लेकिन योगा करता क्या है? वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योगा आपको सिखाता है इंटेरोसेप्शन, अपनी शरीर की अंदरूनी सेंसेशंस को महसूस करना। जब आप किसी पोज में होते हैं तो आपको नोटिस करना होता है, मेरी सांस कैसी है, मेरे कंधे कैसे फील कर रहे हैं, मेरा पेट टाइट है या रिलैक्स्ड। और ये नोटिस करना, ये अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना, यही वो चीज है जो ट्रॉमा ने छीन ली थी। योगा धीरे धीरे आपको आपकी बॉडी में वापस लाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, योगा आपको सिखाता है कि आप अपनी सांसों के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। जब आप गहरी धीमी सांस लेते हैं तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, और वो पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है कि अब खतरा नहीं है, अब आराम कर सकते हो। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये प्योर फिजियोलॉजी है। और ये उन लोगों के लिए क्रांतिकारी है जिनका नर्वस सिस्टम हर वक्त ऑन रहता है। वैन डर कॉल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, योगा में आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स सुनने होते हैं, ना कि उन्हें इग्नोर करने। कोई पोज अगर अनकंफर्टेबल है तो आप एडजस्ट करते हैं, कोई पोज अगर इम्पॉसिबल है तो आप वहीं रुकते हैं। और ये सीख अपनी बॉडी की लिमिट्स का रिस्पेक्ट करना ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने सालों तक अपनी बॉडी को पुश किया है, इग्नोर किया है या पनिश किया है। योगा उसे सिखाता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मैं योगा नहीं कर सकता, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं, तो समझ लीजिए योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं है, योगा आपके शरीर में वापस आने के लिए है। और आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस एक गहरी सांस से, बस अपने पैरों को जमीन पर फील करने से। अगले चैप्टर में हम और भी गहराई में जाएंगे नर्वस सिस्टम को समझने और रेगुलेट करने की, पॉलीवेगल थ्योरी और सेल्फ रेगुलेशन। जानेंगे कि कैसे आप खुद अपने नर्वस सिस्टम की स्टेट को बदल सकते हैं, फ्रीज से काम की तरफ, पैनिक से पीस की तरफ। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने योगा के जरिए शरीर में वापस आने की बात की। अब हम एक और गहरी लेयर पर जाएंगे, खुद अपने नर्वस सिस्टम को समझना और रेगुलेट करना। और इसके लिए वैन डर कॉल्क हमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक रेवोल्यूशनरी थियोरी से, पॉलीवेगल थ्योरी, जिसे डॉक्टर स्टीवन पॉर्जेस ने डेवलप किया था। ये थियोरी हमारे नर्वस सिस्टम की 3 लेयर्स को समझाती है और ये बताती है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं।
वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम एक लैडर की तरह है। सबसे ऊपर है वेंट्रल वेगल स्टेट। ये सेफ और सोशल स्टेट है। इसमें हम काम फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, हमारा दिल नॉर्मल बीट कर रहा होता है, हमारा चेहरा एक्सप्रेसिव होता है और हम दूसरों के साथ जेन्युइनली एंगेज कर पाते हैं। ये वो स्टेट है जहां हीलिंग होती है। बीच में है सिंपैथेटिक, फाइट ऑफ फ्लाइट। इसमें हमारा दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज होती हैं, मसल्स टेंस होती हैं और हम या तो अग्रेसिव हो जाते हैं या एंग्शियस होकर भागने की कोशिश करते हैं। और सबसे नीचे है डॉर्सल वेगल, फ्रीज या कोलैप्स। इसमें हम सुन्न हो जाते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है और हम दुनिया से कट जाते हैं। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि ट्रॉमा में हम या तो सिंपैथेटिक यानी हाइपर अराउज्ड में स्टक हो जाते हैं या डॉर्सल यानी हाइपो अराउज्ड में, और हमारा वेंट्रल वेगल, हमारा सेफ स्टेट, दब जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस लैडर पर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और ये मूव करना ही सेल्फ रेगुलेशन है। अब सवाल, प्रैक्टिकली ये कैसे करें? वैन डर कॉल्क कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स बताते हैं। पहला है ब्रीदिंग, गहरी, स्लो, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें आपका पेट फूलता है, ना कि सिर्फ छाती। ये सीधे आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और आपको सिंपैथेटिक से वेंट्रल की तरफ ले जाती है। बस 5-6 गहरी सांसें लीजिए और आप फील करेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सेटल हो रहा है। दूसरा टूल है ग्राउंडिंग। अपने पैरों को जमीन पर रखिए और ध्यान दीजिए कि जमीन कैसी फील हो रही है, ठंडी, गरम, सख्त, मुलायम। ये आपको डॉर्सल वेगल के फ्लोटिंग या डिसोसिएटेड स्टेट से वापस आपके शरीर में, प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। तीसरा टूल है सोशल एंगेजमेंट। किसी सेफ इंसान से आंख मिलाना, उसकी आवाज़ सुनना, उसके साथ हंसना, ये सब डायरेक्ट वेंट्रल वेगल एक्टिवेटर्स है। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम एक दूसरे से ही रेगुलेट होता है, इसलिए आइसोलेशन से बाहर निकलना, किसी भरोसेमंद इंसान के साथ समय बिताना, ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। दोस्तों, ये टूल्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। ये आपको ये कंट्रोल देते हैं कि आप अपने नर्वस सिस्टम की स्टेट को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को नया सिखा रहे होते हैं, अब मैं सेफ हूं। अगले चैप्टर में हम एक और पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी के बारे में जानेंगे, EMDR। कैसे आंखों की मूवमेंट दिमाग की स्टक मेमोरीज को प्रोसेस करने में मदद करती है। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 13, रीवायरिंग द ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और EMDR का विज्ञान। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीख सकते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज अंदर स्टक हैं, जो इमोशनल फ्लैशबैक्स बार बार आते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उनका क्या? क्या उन्हें सिर्फ मैनेज किया जा सकता है या उन्हें प्रोसेस करके खत्म भी किया जा सकता है? वैन डर कॉल्क का जवाब है हां, बिल्कुल किया जा सकता है, और इसकी चाबी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि हमारा दिमाग पत्थर की तरह जड़ नहीं है, ये प्लास्टिक है। मतलब ये एक्सपीरियंस के साथ बदलता रहता है, नए कनेक्शंस बनते हैं, पुराने टूटते हैं और पूरी वायरिंग रीऑर्गेनाइज हो सकती है। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी हीलिंग की सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अगर ट्रॉमा ने आपके दिमाग की वायरिंग बदली है तो हीलिंग भी उसे दोबारा बदल सकती है। और इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड एक थेरेपी है जिसका नाम है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये थेरेपी 1980s में डॉक्टर फ्रांसिन शपीरो ने डेवलप की थी, और वैन डर कॉल्क इसे ट्रॉमा हीलिंग के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स में से एक मानते हैं। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा न्यूरोसाइंस है। EMDR में थेरेपिस्ट आपसे ट्रॉमेटिक मेमोरी को याद करने को कहता है, लेकिन सिर्फ इतना कि आप ओवरवेल्म ना हो, और साथ ही वो आपकी आंखों को साइड टू साइड मूव करवाता है, अपनी उंगली हिलाकर या किसी लाइट बार से। और ये बायलैटरल स्टिम्युलेशन, दोनों तरफ की मूवमेंट, क्या करती है? वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि ये वही प्रोसेस मिमिक करती है जो हमारा दिमाग नेचुरली REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान करता है। REM स्लीप में हमारी आंखें तेजी से मूव करती हैं और हमारा दिमाग दिन भर की मेमोरीज को प्रोसेस करता है, सॉर्ट करता है और उन्हें एक कोहेरेंट नैरेटिव में ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन ट्रॉमा में ये नेचुरल प्रोसेसिंग सिस्टम जैम हो जाता है।
मेमोरी स्टक रहती है, रॉ, फ्रैगमेंटेड और इमोशनली चार्ज्ड। EMDR इसी नेचुरल प्रोसेसिंग सिस्टम को किकस्टार्ट करती है। आंखों की मूवमेंट के साथ दिमाग उस स्टक मेमोरी को फिर से प्रोसेस करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो मेमोरी अपनी इमोशनल चार्ज खो देती है। वो अब अभी हो रहा है जैसी नहीं लगती, वो अतीत की एक घटना बन जाती है। बस यही हीलिंग है। दोस्तों, वैंडर कोल्क ने खुद कई पेशेंट्स पर EMDR का असर देखा। एक पेशेंट जो एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद से गाड़ी में बैठने से डरती थी, कुछ ही सेशंस के बाद कंफर्टेबली ड्राइव करने लगी। एक और पेशेंट जिसे बचपन के अब्यूज के फ्लैशबैक्स आते थे, ने EMDR के बाद बताया कि अब वो मेमोरी एक पुरानी फेडेड तस्वीर की तरह है, उसमें अब कोई दम नहीं। दोस्तों, EMDR कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड पावरफुल टूल है जो दिमाग की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसमें आपको अपने ट्रॉमा के डिटेल में बताना नहीं पड़ता। जिनके लिए बोलना मुश्किल है, उनके लिए ये एक वरदान है। अगले चैप्टर में हम एक और थेरेप्यूटिक अप्रोच की बात करेंगे जो शायद थोड़ी अलग, थोड़ी स्पिरिचुअल लगे, लेकिन बहुत पावरफुल है। इंटरनल फैमिली सिस्टम्स, आपके अंदर के अलग अलग पार्ट्स की थ्योरी। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने EMDR की बात की, कैसे आंखों की मूवमेंट दिमाग की स्टक मेमोरीज को प्रोसेस करती है। अब हम एक ऐसी थेरेप्यूटिक अप्रोच की बात करेंगे जो थोड़ी अलग है, शायद थोड़ी ज्यादा फिलोसॉफिकल, थोड़ी ज्यादा इनर वर्ल्ड की बात। इसका नाम है इंटरनल फैमिली सिस्टम्स या IFS। और वैंडर कॉल कहते हैं कि ये अप्रोच खासकर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने बचपन में लंबे समय तक ट्रॉमा सहा है। IFS का बेसिक आइडिया ये है कि हम सबके अंदर सिर्फ एक सेल्फ नहीं होता, हम सबके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, सब पर्सनैलिटीज, अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग फीलिंग्स, जो हमारे अंदर एक इंटरनल फैमिली की तरह रहते हैं। ये पार्ट्स हमारे जीवन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से बने हैं और ट्रॉमा में ये पार्ट्स एक्सट्रीम रोल्स अपना लेते हैं, जो हमें सरवाइव कराने के लिए आए थे लेकिन बाद में हमारी जिंदगी कंट्रोल करने लगते हैं। IFS में 3 मेन टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। पहले हैं एग्जाइल्स, निर्वासित। ये वो पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा दर्द, शर्म, डर और अकेलापन कैरी करते हैं। ये वो इनर चिल्ड्रन हैं जो ट्रॉमेटाइज हो गए थे और क्योंकि इनका दर्द अनबेरेबल है तो ये हमारे अनकॉन्शियस में दबा दिए जाते हैं, एग्जाइल कर दिए जाते हैं। दूसरे हैं मैनेजर्स, प्रबंधक। ये वो पार्ट्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि एग्जाइल्स कभी बाहर ना आए। ये परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, वर्कaholics होते हैं, पीपल प्लीजर्स होते हैं। ये हर वक्त कंट्रोल में रहना चाहते हैं ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जो वो पुराने दर्द को ट्रिगर कर दे। और तीसरे हैं फायर फाइटर्स, अग्निशामक। जब एग्जाइल किसी ट्रिगर से बाहर आने लगता है और मैनेजर उसे रोक नहीं पाता तो फायर फाइटर्स जंप करते हैं और ये एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं, शराब, ड्रग्स, बिंज ईटिंग, सेल्फ हार्म, रेज या यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट्स। इनका एक ही काम है, उस अनबेरेबल दर्द को तुरंत बुझाना, किसी भी कीमत पर। वैंडर कॉल कहते हैं कि IFS थेरेपी का गोल ये नहीं है कि हम इन पार्ट्स को खत्म कर दें, क्योंकि ये सब पार्ट्स अपनी जगह पर हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोल ये है कि हम अपने सेल्फ को, जो IFS के हिसाब से हमारा कोर है, जो नेचुरली काम, क्यूरियस, कंपैशनेट और कनेक्टेड है, उसे इन पार्ट्स का लीडर बनाएं। जब सेल्फ इन मैनेजर्स, फायर फाइटर्स और एग्जाइल्स से बात करता है, उन्हें समझता है, उनकी बात सुनता है, तो ये पार्ट्स अपने एक्सट्रीम रोल्स को छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे अंदर एक हार्मनी आने लगती है। दोस्तों, IFS शायद थोड़ा अनयूजुअल लगे कि मेरे अंदर पार्ट्स हैं, लेकिन सच में हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप कहते हैं एक पार्ट ऑफ मी कुछ करना चाहता है और दूसरा पार्ट डर रहा है, तो आप IFS की ही भाषा बोल रहे हैं। और ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए ये समझना बहुत राहत देता है कि मैं पागल नहीं हूं, ये सिर्फ मेरे पार्ट्स हैं जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत पावरफुल हीलिंग टूल की बात करेंगे, थिएटर, रिदम और कम्युनिटी। कैसे साथ मिलकर कहानियां रचना और ताल में चलना हमें फिर से जोड़ता है। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 15, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, थिएटर, रिदम और कम्युनिटी। दोस्तों, अब तक हमने जितनी भी थेरेपीज की बात की, योगा, EMDR, IFS, वो सब मोस्टली इंडिविजुअल हैं, एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट या खुद के साथ खुद का काम। लेकिन वैंडर कॉल कहते हैं
कि ट्रॉमा सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ट्रॉमा आपको लोगों से, समाज से, दुनिया से काट देता है। और इसीलिए हीलिंग का एक जरूरी हिस्सा है दोबारा जुड़ना, कम्युनिटी में वापस आना, लोगों के साथ कुछ ऐसा करना जो आपको फील कराए कि मैं अकेला नहीं हूं। वैन डर कॉल्क ने इसके लिए एक बहुत ही यूनिक अप्रोच अपनाई, थिएटर। उन्होंने ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए थिएटर ग्रुप्स शुरू किए और इसके नतीजे बहुत गहरे थे। थिएटर क्यों? क्योंकि ट्रॉमा, जैसा कि हमने देखा, आपको आपके शरीर से, आपकी आवाज से, आपकी क्रिएटिविटी से काट देता है, और थिएटर आपको वो सब वापस देता है। आपको एक कैरेक्टर निभाना होता है जो आपको अपनी ही स्टक आइडेंटिटी से थोड़ी दूरी देता है। आपको अपनी बॉडी यूज करनी होती है जो आपको अपनी बॉडी में वापस लाती है। आपको अपनी आवाज निकालनी होती है जो आपकी खोई हुई आवाज को वापस लाती है। और आपको दूसरे एक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है जो आपको ट्रस्ट और टीम वर्क सिखाता है। वैन डर कॉल्क एक पेशेंट का जिक्र करते हैं जो बचपन में इतना अब्यूज्ड हुई थी कि उसकी आवाज प्रैक्टिकली गायब हो गई थी। वो धीमी, हिचकिचाहट भरी, लगभग फुसफुसाहट में बात करती थी। लेकिन थिएटर में एक दिन उसे एक पावरफुल एंग्री कैरेक्टर निभाना पड़ा और उसने अपनी आवाज निकाली, एक जोरदार गूंजती हुई आवाज जो सालों से अंदर बंद थी, और वो खुद हैरान रह गई। उस दिन के बाद उसकी असली जिंदगी की आवाज भी बदल गई। थिएटर ने उसे वो परमिशन दे दी जो जिंदगी ने कभी नहीं दी थी, खुद को एक्सप्रेस करने की। दूसरा टूल है रिदम और म्यूजिक। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि रिदम का हमारे नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट असर होता है। सोचिए, जब आप कोई ढोल सुनते हैं तो आपका पैर अपने आप थिरकने लगता है। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का रिदम के साथ सिंक होना है। और यही सिंकिंग जब एक ग्रुप में होती है, जैसे क्वायर में गाना गाना या साथ मिलकर ड्रम बजाना, तो ये पूरे ग्रुप के नर्वस सिस्टम्स को एक साथ रेगुलेट करती है। ये को रेगुलेशन का एक पावरफुल रूप है। वैन डर कॉल्क ने देखा कि जो लोग शब्दों में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो म्यूजिक में, रिदम में, डांस में एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि ये सब ब्रेन के उन हिस्सों तक पहुंचते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि सेंसेशंस और मूवमेंट से जुड़े हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज ये है, हीलिंग सिर्फ थेरेपिस्ट के ऑफिस में नहीं होती। हीलिंग तब भी होती है जब आप किसी के साथ हंसते हैं, जब आप किसी गाने पर झूमते हैं, जब आप एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। इंसान अकेला हील नहीं कर सकता, उसे दूसरों की जरूरत होती है। अगले चैप्टर में हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करेंगे, दवाइयां और ड्रग्स। क्या ट्रॉमा के लिए दवाइयां काम करती हैं? उनकी लिमिट्स क्या हैं? और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है? तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 16 द केमिकल सॉल्यूशन, दवाइयां, ड्रग्स और उनकी लिमिट्स। दोस्तों, जब कोई इंसान ट्रॉमा से जूझ रहा हो, घबराहट, नींद ना आना, बार बार फ्लैशबैक्स, अंदर की बेचैनी, तो नेचुरली सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कोई दवा है जो मुझे ठीक कर दे? और वैन डर कॉल्क इस सवाल का जवाब बहुत ऑनेस्टली लेकिन बहुत कॉशियसली देते हैं। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, मूड स्टेबलाइजर्स, ये सब कुछ हद तक मददगार हो सकती हैं। ये सिम्टम्स को मैनेज कर सकती हैं, जैसे पैनिक अटैक कम करना, नींद लाना, मूड को थोड़ा स्टेबल रखना। और कुछ लोगों के लिए, खासकर जब सिम्टम्स इतने सिवियर हों कि वो डेली फंक्शनिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए, तो दवाइयां एक जरूरी क्रच का काम करती हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वैन डर कॉल्क कहते हैं कि दवाइयां हील नहीं करती, वो सिर्फ सिम्टम्स को दबाती हैं। वो ब्रेन की उस बदली हुई वायरिंग को ठीक नहीं करती, वो बॉडी में स्टक उस ट्रॉमेटिक एनर्जी को रिलीज नहीं करती, वो आपको आपके शरीर से दोबारा नहीं जोड़ती। दवाइयां एक तरह का केमिकल ब्लैंकेट हैं, वो आपको गर्म तो रखती हैं, लेकिन आपकी अंदरूनी ठंड को खत्म नहीं करती। वैन डर कॉल्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक गहरी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि बीते डेकेड्स में ड्रग कंपनीज ने भारी मार्केटिंग के जरिए ये मैसेज फैलाया है कि हर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सल्यूशन एक पिल में है। डिप्रेशन है, पिल लो। एंजाइटी है, पिल लो। ट्रॉमा है, पिल लो। लेकिन ये अप्रोच प्रॉब्लम की जड़ तक जाती ही नहीं, और कई बार तो दवाइयां लॉन्ग टर्म में सिचुएशन को और खराब कर देती हैं,
क्योंकि वो ब्रेन के नेचुरल केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करती हैं और आपको साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना देती हैं कि मैं बिना दवा के नॉर्मल नहीं रह सकता। वैन डर कॉल्क एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। बहुत सी दवाइयां असल में शरीर की उस नेचुरल डिफेंस को शट डाउन कर देती हैं जो हीलिंग के लिए जरूरी है। जैसे कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स नर्वस सिस्टम को इतना नम कर देती हैं कि व्यक्ति अपनी बॉडी की सेंसेशंस फील करना ही बंद कर देता है। और जैसा कि हमने पहले सीखा, बॉडी अवेयरनेस के बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, वैन डर कॉल्क का मैसेज क्या है? दवाइयां एक टूल हो सकती हैं, लेकिन ये एकमात्र टूल नहीं हो सकती, और ज्यादातर मामलों में ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए शरीर आधारित थेरेपीज, सेफ रिलेशनशिप्स और वो सब चीजें जो ब्रेन और बॉडी की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करें। दवाइयां जरूरत पड़ने पर बस एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, न कि एक एकमात्र सॉल्यूशन की तरह। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हीलिंग के एक और नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट की, सेफ्टी। बिना सेफ हाउस के हीलिंग नहीं। क्यों फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी किसी भी रिकवरी की पहली शर्त है। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 17, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। बिना सेफ हाउस के हीलिंग नहीं। दोस्तों, अब तक हमने हीलिंग के कई रास्ते देखे, योगा, EMDR, IFS, थिएटर, कम्युनिटी। लेकिन वैन डर कॉल्क कहते हैं कि इन सब से पहले एक चीज होनी चाहिए जिसके बिना ये सब बेकार है, और वो चीज है सेफ्टी। शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। जब तक आप सेफ फील नहीं करते, तब तक आपका नर्वस सिस्टम किसी भी थेरेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बस सरवाइव करने की मोड में रहेगा। वैन डर कॉल्क समझाते हैं कि सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं है, कि आपको कोई मार नहीं रहा, आपको भूख नहीं है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि आपको फील हो कि आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेबल है। आपकी फीलिंग्स, आपके रिएक्शंस, आपकी कमजोरियां, सब। और साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है कि आपको फील हो कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी जरूरतें बता सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी बिना किसी जजमेंट या पनिशमेंट के। दोस्तों, बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए ये सेफ्टी एक एलियन कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कभी सेफ फील नहीं किया, न बचपन में, न रिलेशनशिप्स में, न अपने ही शरीर में। और इसलिए हीलिंग का सबसे पहला काम है एक सेफ बेस बनाना। थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा समय, थोड़े से लोग जहां वो जेन्युइनली सेफ फील कर सके। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि ये सेफ बेस थेरेपी रूम हो सकता है। एक अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जो आपको जज नहीं करता, आपको रश नहीं करता और आपकी पेस का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये सेफ बेस थेरेपी के बाहर भी होना चाहिए। आपका घर, क्या वो सेफ है? वहां आपको कोई डर नहीं है? आपके रिश्ते, क्या वो सेफ है? वहां आपको कॉन्स्टेंटली अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ती? अगर नहीं, तो ये पहली चीज है जिस पर काम करना होगा, क्योंकि एक अनसेफ एनवायरनमेंट में आपका नर्वस सिस्टम कभी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में नहीं आएगा। वो हमेशा फाइट और फ्लाइट या फ्रीज में ही रहेगा। वैन डर कॉल्क एक पावरफुल लाइन कहते हैं, बीइंग एबल टू फील सेफ विद अदर पीपल इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरे लोगों के साथ सेफ फील कर पाना शायद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे जरूरी पहलू है, क्योंकि सेफ रिलेशनशिप्स ही वो बेस है जहां से सब कुछ बनता है। ट्रस्ट, कनेक्शन, प्ले, इंटीमेसी और खुद के प्रति कंपैशन। दोस्तों, अगर आप हीलिंग की राह पर है तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अभी सेफ हूं? और अगर जवाब नहीं है तो सबसे पहले उस नहीं पर काम कीजिए। सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी बेसिक जरूरत है। अगले चैप्टर में हम हीलिंग के आखिरी पड़ाव की बात करेंगे, रिकनेक्टिंग टू सेल्फ एंड अदर्स। फिर से इंसान बनना, कैसे प्ले करना, ट्रस्ट करना और प्यार करना सीखें। तो बने रहिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 18, रिकनेक्टिंग टू सेल्फ एंड अदर्स। फिर से इंसान बनना। दोस्तों, अब हम हीलिंग के उस आखिरी, सबसे खूबसूरत और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर आ गए हैं। जब हाइपर विजिलेंस कम हो गई, जब इमोशनल फ्लैशबैक्स मैनेज होने लगे, जब शरीर थोड़ा सेफ फील करने लगा, तो आगे क्या? आगे है दोबारा जुड़ना, अपने आप से, दूसरे लोगों से और पूरी जिंदगी से। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि ट्रॉमा का आखिरी शिकार हमारी कनेक्ट करने की क्षमता होती है, और हीलिंग का आखिरी गोल है उस क्षमता को वापस पाना। वैन डर कॉल्क कहते हैं कि जो चीज सबसे पहले ट्रॉमा से प्रभावित होती है वो है प्ले, खेलने की क्षमता।
बच्चे नेचुरली खेलते हैं। ये उनका दुनिया को समझने, प्रोसेस करने और कनेक्ट करने का तरीका है। लेकिन जो बच्चा ट्रॉमेटाइज्ड है वो खेल नहीं पाता। उसका खेल या तो बंद हो जाता है, वो बिल्कुल शांत और उदास बैठा रहता है, या फिर उसका खेल केओटिक, रेपिटेटिव और बिना किसी रेजोल्यूशन के होता है, बार बार वही वायलेंट सीन दोहराना। और यही पैटर्न बड़े होने पर भी रहता है। ट्रॉमा सर्वाइवर या तो जिंदगी को बहुत सीरियसली लेता है, हर चीज एक ड्यूटी, एक बर्डन, एक सर्वाइवल मिशन बन जाती है, या फिर वो इंपल्सिव, रिस्की बिहेवियर्स में फंस जाता है, बिना किसी खुशी के, सिर्फ सुन्नता से बचने के लिए। प्ले, मजा, खिलखिलाकर हंसना, ये सब गायब हो जाता है। वैन डर कोल कहते हैं कि हीलिंग में प्ले को वापस लाना बहुत जरूरी है। और ये प्ले एडल्ट्स के लिए क्या है? ये स्पोर्ट्स हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई क्रिएटिव हॉबी हो सकती है, दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बिना किसी गोल के सिर्फ मजे के लिए की जाए। ये आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजती है कि अब सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, अब थ्राइव करना है। दूसरा है ट्रस्ट, भरोसा। ट्रॉमा ने आपको सिखाया कि लोग खतरनाक हैं, और हीलिंग का काम है उस बिलीफ को चुनौती देना। ये रातों रात नहीं होता, ये छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। किसी को अपनी एक छोटी सी बात बता देना, किसी पर एक छोटी सी निर्भरता दिखा देना, और फिर देखना कि सामने वाला भरोसा तोड़ता है या निभाता है। और हर बार जब भरोसा निभता है तो नर्वस सिस्टम थोड़ा और सेफ फील करता है। और तीसरा है इंटिमेसी, करीबी। ये शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंटिमेसी में हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए वल्नरेबिलिटी का मतलब है खतरा। लेकिन वैन डर कोल्क कहते हैं कि इंटिमेसी ही वो जगह है जहां सबसे गहरी हीलिंग होती है। जब आप किसी के साथ होते हैं और आपका शरीर, आपका नर्वस सिस्टम उस इंसान के साथ सिंक होता है, तो आप अकेले नहीं रहते, और यही अकेलापन खत्म होना ही तो हीलिंग का आखिरी पड़ाव है। दोस्तों, याद रखिए, आपका दिमाग और शरीर आपको अकेला नहीं करना चाहते, वो बस आपको सर्वाइव कराना चाहते थे। लेकिन अब आपको सर्वाइव से आगे बढ़कर जीना है, कनेक्ट करना है, हंसना है, खेलना है और प्यार करना है। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इस पूरे सफर का सार निकालेंगे, द चॉइस टू हील, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की आखिरी बात। तो बने रहिए। चैप्टर 19, द चॉइस टू हील, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की आखिरी बात। दोस्तों, हम इस लंबे, गहरे और इमोशनली इंटेंस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। करीब 34,000 शब्दों की ये यात्रा, डॉक्टर बेसिल वैन डर कोल की द बॉडी कीप्स द स्कोर की ये गहराई आपने पूरी की। और मैं जानता हूं कि ये सफर आसान नहीं था। शायद बीच बीच में रुकना पड़ा होगा, शायद कुछ बातें चुभी होंगी, शायद कुछ यादें ताज़ा हुई होंगी, लेकिन आपने ये किया, और यही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस किताब ने हमें जो सबसे बड़ी चीज दी वो है भाषा। अब आपके पास शब्द हैं ये समझने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब आप जानते हैं कि एमिगडाला क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे शट डाउन होता है, नर्वस सिस्टम की लैडर क्या है और इमोशनल फ्लैशबैक का मतलब क्या है। अब आप जानते हैं कि आपकी वो बिना वजह की घबराहट, वो अचानक का गुस्सा, वो सुन्नता, वो रातों की बेचैनी, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये आपके शरीर की वो लैंग्वेज है जो आपको बताना चाह रही है कि मैंने कुछ सहा है और मैं अब भी उसे कैरी कर रहा हूं। लेकिन इस किताब ने हमें सिर्फ प्रॉब्लम की भाषा नहीं दी, इसने हमें हीलिंग की भाषा भी दी। अब आप जानते हैं कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस एक लॉयल गार्डियन है जिसे अब रिटायर होने की परमिशन चाहिए। अब आप जानते हैं कि सांसें, मूवमेंट, रिदम, सेफ रिलेशनशिप्स और थोड़ी सी प्ले, ये सब लग्जरी नहीं, दवाई हैं। और सबसे जरूरी, अब आप जानते हैं कि द बॉडी कीप्स द स्कोर बट वी कैन रीराइट इट। शरीर वो हिसाब रखता है, लेकिन हम उसे दोबारा लिख सकते हैं। वैन डर कोल कहते हैं कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, अपनी सांसों को सुनना है, जरूरत पड़ने पर रुकना है, अपनी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करना है, और जो अब सेफ नहीं है उसे जाने देना है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर आपके साथ ये हीलिंग जर्नी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है। मेरी दिल से उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि थोड़ी राहत दी, थोड़ी वैलिडेशन दी और एक नई उम्मीद दी।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो अभी अंधेरे में है और जिसे बस एक रोशनी की किरण की ज़रूरत है। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और स्टोरीज ऑफ ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल उन किताबों का घर है जो आपको समझती हैं, जो आपको वैलिडेट करती हैं और जो आपको बेहतर ज़िंदगी जीने की राह दिखाती हैं। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई समझ, एक नई उम्मीद, बस आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हीलिंग का ये सफ़र कभी ना रुके। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप इंजर्ड हैं और इंजरी हील होती है धीरे धीरे, एक दिन में थोड़ा थोड़ा, लेकिन होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए सांस लीजिए और अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दीजिए कि आप अब तक बचे रहे।